तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 60, 90, 180 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ का मतलब आप सब जानते हैं कि मासा होता है, मासा पाक महत्तम समवर्तक, और एलसीएम का मतलब होता है लासा। अब देखिए जैसे 60, 90, 180 का एचसीएफ तथा एलसीएम जो कक्षा 10 में ज्ञात करना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लगाएंगे? तो देखिए अगर इन तीनों का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो सबसे पहला काम कीजिए कि इन्हीं तीनों को ऐसे लिख दीजिए, 60 फिर इसके नीचे 90 को और इसके नीचे 180 को, इस तरह से लिख देंगे और फिर इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज का किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए। देखिए जैसे हमें 60 लिखा है तो 60 के आगे इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे 60 है और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो ऐसे जैसे आप एलसीएम निकालते हैं छोटे क्लास में उस तरह से निकालिए। तो 2 से काटेंगे 30 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 15 हो गया, फिर 3 से काटे 5 हो गया, फिर 5 से काट दिए खत्म हो गया। तो यही 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यही इस 60 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यही इस 60 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसी बात को कभी कभी लोग घात के रूप में लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं? देखिए 2 बार 2 का गुणा है तो 2 बार 2 के गुणा को 2 का घात 3 लिख देंगे, ऐसे 2 का घात 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार गुणा है तो 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 5 तो एक ही बात है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि जैसे पिछले साल आया था कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है 156 का, तो जो काम आपने 60 के साथ किया है और इन दोनों लाइन को प्राप्त किया ऐसे ही 156 का आप निकाल लीजिए, 156 का और 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे, इस तरह से करके और जो भी आएगा इसको गुणे के रूप में लिख देंगे, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो किसी किसी साल तो अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट पूछ लेता है, तो क्या करते हैं 60 का लिखते हैं हम लोग, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया 60 का अभाज्य गुणनखंड। फिर इसके बाद 90 का करते हैं, 90 का अभाज्य गुणनखंड। तो 90 का जानते हैं आप लोग, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 को फिर हमें 3 से काटना पड़ेगा, फिर 15 हो जाएगा। 15 को फिर हम 3 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 को 5 से काटेंगे खत्म हो जाएगा। इसी तरह से 180 को पहले 2 से काटेंगे फिर 90 हो जाएगा। ये 180 2 से काटेंगे, आप काट कर देख लीजिए, इस तरह से 2 से काटेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे खत्म हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब चाहे विस्तार से लिखिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए कि 2 बार 2 आया है ना, तो 2 का घात 2 गुणे 3 कितना बार आया है? 3 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है, इसका भी घात 2 हो गया गुणे 5। तो अभाज्य गुणनखंड चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से कर लीजिए। अब इसके बाद हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दिए गए तीनों लाइनों में है। तो देखिए एक बार ये 2 है, 3 बार है, तीनों लाइनों में है, तो जो भी चीज तीनों लाइनों में हो उन सब की जगह पर एक बार उसी को लिख देते हैं, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए कुछ और है जो दी गई सभी लाइनों में है, तो हाँ है, ये वाला 3 है, ये भी तीनों लाइनों में है, तो इन सब की जगह पर एक बार लिख देंगे। फिर देखिए और कुछ है जो तीनों लाइनों में है, तो है यहाँ पर देखिए 5 है, तो इन तीनों की जगह पर एक बार 5 नीचे लिख देंगे। अब देखिए कुछ और है जो दी गई तीनों लाइनों में है, अगर नहीं है तो आप सोचिए कि भाई 2 ही लाइन में मिल जाए। ऐसा क्या है जो 2 लाइनों में है, कम से कम 2 लाइनों में है? तो देखिए ये देखिए 2 इस लाइन में भी है और एक इस लाइन में भी है, तो इन दोनों की जगह पर एक बार 2 आ जाएगा। अब देखिए कुछ और है जो 2 लाइनों में है, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इस तरह से भी बन जाएगा। देखिए इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में भी 3 है, तो इन दोनों की जगह पर एक बार 3 आ जाएगा। हाँ अगर एक ही लाइन में 2 बार 3 है तो दोनों को ऐसे लेकर नहीं लिख सकते, दोनों में होना चाहिए। अब देखिए कुछ और है जो 2 लाइनों में है, कुछ नहीं है। अब सोचिए यक्के लाइन में कोई मिल जाए, एक ही लाइन में हो, उसे भी लिख देना है। अब कुछ नहीं है तो फिर इसी का गुणा करके आंसर कर दीजिए, 2 3 6 5 30 दूना 60 180, यही इसका एलसीएम आ गया। तो जब एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे पहले लेना है जो सभी लाइनों में हो, फिर उससे थोड़ा कम लाइनों में हो, फिर सबसे कम लाइनों में हो, इस तरह से ले लेंगे, सबको लेना है इसमें। और जब एचसीएफ निकालना हो, मासा निकालना हो, तो मासा में क्या करते हैं, देखते हैं कि जो दी गई सभी लाइनों में होगा वही केवल एचसीएफ होगा, तो दी गई सभी लाइनों में होना चाहिए वही मासा होगा। अब जैसे 4 लाइनें होती, मान लीजिए 60 90 180 270 ऐसे और होता, तो सब लाइनों में जो रहेगा वही एचसीएफ में आएगा। और अगर कुछ ना हो तो मान लेते हैं कि गुणे 1 तो सबके पीछे होता है ना, गुणे 1 तो सबके पीछे होता है, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होगा, और अगर कॉमन है तो जो सब में कॉमन होगा वही होगा। तो 2 फिर 3 है जो सब लाइनों में, फिर 5 है, तो 2 3 6 5 30, ये इसका एचसीएफ हो गया। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों लाइनों में तो उसका एचसीएफ 1 मान लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ए बी स्क्वायर तथा ये क्यूब बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम यानी लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ए बी स्क्वायर लिखा है, तो ए बी स्क्वायर, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए ये की जगह पर ये लिखिए, बीच में गुणा है और बी स्क्वायर है, माने बी का 2 बार गुणा, इस तरह से। ये क्यूब बी का मतलब क्या होता है? ए क्यूब बी का मतलब ये का 3 बार गुणा, तो ये गुणे ये गुणे ये और गुणे बी,
अब सोचिए आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो सभी लाइनों में होगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए ये 2 बार है, दोनों लाइनों में है, तो ये लिख दिए गुणे। बी देखिए दोनों लाइनों में है, तो इन दोनों की जगह पर एक बार बी लिखेंगे। और कुछ है जो दोनों लाइनों में है, अब इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते क्योंकि एक ही लाइन में 2 बार है, तो यही हो गया ये गुणे बी, यानी कि ए बी हो गया इसका एचसीएफ। और अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में पहले उसे लिखते हैं जो दोनों लाइनों में, तो ये गुणे ये की जगह पर एक बार ये आया और इस बी की जगह पर एक बार बी आया। अब इन दोनों ये की जगह पर एक बार ये नहीं आएगा, इन दोनों ये की जगह पर 2 बार ये आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन के, तो इसको देख देख के लिख लेंगे और इसको भी देख कर लिख लेंगे, यानी सबको लिख लेंगे। और फिर आ जाएगा ये क्यूब हो गया और बी 2 बार है तो बी स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया इसका एलसीएम। तो ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो क्या है? आप सब जानते हैं कि अगर दो संख्याएं और उन दोनों का लासा और मासा निकालकर गुणा करें तो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। जैसे आप मानते हैं, जैसे मान लीजिए पहली संख्या, एक संख्या कोई है, फर्स्ट नंबर लिख देते हैं एफ, फर्स्ट नंबर, और इसके बाद एक सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कुछ है। अगर इन दोनों का गुणा करें तो ये बराबर होगा इस फर्स्ट नंबर और इस सेकंड नंबर के एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अगर 2 संख्या हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। और ये केवल 2 संख्याओं के लिए है, 2 संख्याओं के लिए है ये फार्मूला। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि एलसीएम 132 और 288, यानी ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। तो इन दोनों नंबरों का जब एलसीएम निकाला गया तो ये बराबर किसके आया है? इसके बराबर आया है, यानी ये क्या है? एलसीएम है। तो इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना होगा ये पूछा है, तो रख दीजिए मान। देखिए फर्स्ट नंबर कितना है? 132 है, गुणे सेकंड नंबर क्या है? 288 है। अब इन दोनों संख्याओं का क्वेश्चन कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का जब एलसीएम लिया गया तो 3168 आया, यानी कितना है? 3168 आया है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको हम इधर भेज देंगे, यानी यहाँ से हटाकर इधर आएगा तो 3168 नीचे आ जाएगा और फिर इससे काट देंगे पूरा, तो ये 12 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। आप काट कर देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद बनाओ। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। आप सब जानते हैं कि जितने घात का बहुपद है उसके उतने ही शून्यक होंगे। देखिए 2 घात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, 3 घात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, 4 घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे। जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद बनाना है। अब इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए एक शून्यक को, पहले शून्यक को हम लोग अल्फा मानते हैं, जिसको 5 लिखते हैं, जिसका मान 5 दिया है, और दूसरे शून्यक को -3 लिखते हैं। आप इसको अल्फा, इसको बीटा मान लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फार्मूला लगाएंगे हम लोग। अगर शून्यक दिए हैं तो द्विघात बहुपद बनाने का, यानी बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले पर आप लोग रख दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस किया माइनस अल्फा, देखिए इस कोष्टक की जगह पर कोष्टक लगाए, अल्फा का मान दिया है 5 तो अल्फा की जगह पर 5 हो गया, प्लस की जगह पर आप प्लस लगाइए, और बीटा की जगह पर क्या है? -3, तो बीटा की जगह पर -3। देखिए ये प्लस फार्मूले से आया और बीटा का मान -3 है। फिर कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद कीजिए, यक्स किया यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है? 5, इंटू की जगह इंटू, और बीटा का मान क्या है? -3। इंटू का मतलब गुणा होता है। अब देखिए यक्स स्क्वायर किया, यक्स स्क्वायर हो गया, 5 देखिए -5 प्लस कोष्टक माने गुणा, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? -3। देखिए कोष्टक माने गुणा होता है तो प्लस गुणे माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, इंटू यक्स प्लस, अब सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 या 15 हो गया। अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस किया माइनस, 5 में से 3 गए 2, और इंटू यक्स पीछे से और -15, ये द्विघात बहुपद बन गया, जिसके शून्यक ये 5 और -3 है। और शून्य का मतलब क्या होता है? अगर इसका मान, इस 5 को यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर 5 रख देंगे तो इसको हल करने पर 0 आ जाएगा। -3 जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ रख दीजिए, 0 आ जाएगा। इसी को शून्य कहते हैं। जो इसका यक्स का वह मान जो इसको शून्य करवा सके, वही शून्य है इसका। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि एक बहुपद बनाइए जिसके शून्य का योग दे देगा, शून्य का योग 5 तथा गुणनफल -3 है, यानी शून्य का योग और गुणनफल दे देगा। तो फिर अल्फा बीटा नहीं मानना, शून्य का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल कहेगा -3 है। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे तो यक्स स्क्वायर की जगह पे यक्स स्क्वायर होगा, माइनस की जगह माइनस होगा, और अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का मान दिया है 5, तो 5 इस पूरे की जगह पर 5 डायरेक्ट रखिए, पीछे यक्स है और प्लस की जगह पर प्लस, और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान -3 दिया, तो -3 डायरेक्ट रखें, तो यक्स स्क्वायर -5 यक्स और प्लस माइनस का गुणा -3, ये आएगा आंसर। देखिए आंसर में कितना अंतर है। तो जब शून्य का योग और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट रखना है, नहीं तो ऐसे रखना है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 रेखा समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि ये रेखाएं आपस में कैसी हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहला काम कीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब जब इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं तो इसलिए यक्स के आगे वाले को ये 1 कहेंगे। 1 क्यों? ये मतलब होता है यक्स के आगे वाले को ये कहते हैं, और 1 माने पहले समीकरण का है। तो a1 का मान क्या हो गया? 6 हो गया। b1 का मान क्या हो गया?
3 हो गया, और C1 का मान क्या हो गया, तो -5 है, -5। अगर ये -5 इधर दिया रहे तो पहले -5 को इधर लाइए, फिर इसको C1 मानना है। कभी कभी ये -5 इधर दिया रहेगा प्लस में, +5 दिया रहेगा, और आप लोग इसी को +5 को ही C1 मान लेंगे, फिर सवाल गलत हो जाएगा। पहले कुछ भी अगर बराबर के उधर है तो पहले सबको इधर लाइए, फिर ये A1 B1 C1 ये लगाना है, तो -5 या -5 हो गया। इसी तरह से A2 का मान क्या है, ये माने x के आगे वाला, 2 माने दूसरे समीकरण का, तो क्या हो जाएगा 3, और B2 का मान क्या हो गया 6, और C2 का मान हो गया -12। अब देखिए, जब भी रेखाएं कैसी हैं ये सवाल पूछे तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए। अब दूसरी बात ये समझिए, आपको निकालना है A1 बटे A2 का मान, और फिर निकालना है B1 बटे B2 का मान। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो C1 बटे C2 देखने की जरूरत ही नहीं है। कह दीजिए कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इस तरह की हैं, यानी एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, और यानी कि इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरी बात, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही हैं, केवल एक जगह पर, यानी इसका कितना हल होगा अगर पूछ ले तो कहेंगे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और दूसरी बात, केवल एक हल होगा कभी कभी लिखता है, और कभी कभी लिखता है कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे कहो केवल एक हल है और या फिर कहो अद्वितीय हल है, तो दोनों एक ही बात है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर आ जाए, मान लीजिए कि A1 बटे A2 का मान आपने निकाला और फिर B1 बटे B2 का मान निकाला और दोनों आ गया बराबर, तो जैसे बराबर आए तो फिर जरूरत है आपको C1 बटे C2 निकालने की, फिर आपको जरूरत है C1 बटे C2 निकालने की। और अगर ये बराबर आ गया तो आप कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, तो एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, लदी हुई हैं, और इसको कहते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती माने एक दूसरे के ऊपर लदी हुई है, सब कुछ बराबर हो गया। और इसके कितने हल होंगे, तो देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने जगह पर काट रही हैं, तो अनंत जगह पर, यानी इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर ये बराबर ना आए तो कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। और इसके कितने हल होंगे, तो देखिए ये कहीं पर टच कर रहे हैं, कहीं टच ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं टच नहीं कर रहे हैं तो कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को जितनी जगह टच करते हैं उतने ही उसके हल होते हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी कहीं भी नहीं टच कर रहे एक दूसरे को, तो कोई हल नहीं है। अच्छा, इन दोनों स्थितियों को कहते हैं कि ये संगत की स्थिति है, संगत। देखिए संगत का मतलब होता है टच करना। अगर रेखाएं कहीं भी टच कर ली तो कहने की संगत हो गया, और कहीं पर भी टच ना करें तो कहेंगे असंगत हो गया। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, इसलिए कहते हैं समांतर रेखाएं संगत असंगत होती हैं। ये क्या होती हैं, असंगत होती हैं। और बाकी ये तो अनंत जगह पर टच कर रहा है तो ये तो संगत है ही, ये कम से कम एक जगह टच कर रहा है तो ये भी संगत हो गया। तो ये सारा का सारा है। तो देखिए रेखाएं कैसी हैं हमें निकालना है, तो पहले निकालेंगे A1 बटे A2 का मान। A1 बटे A2 निकालिए, 6 बटा 3, 3 दूना 6, यानी कि आ गया 2 आ गया। अच्छा, बटे में 1 आया है तो बटे 1 छुपा रहता है। अब फिर हमें B1 बटे B2 निकालना है, B1 बटे B2 निकालना है, तो B1 बटे B2 आएगा 3 बटा 6, और 3 बटा 6 का मान आ गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2 आ गया। अब बताइए आपकी 2 और 1 बटा 2 क्या बराबर हैं, तो बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं हुआ तो ये कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, और ये संगत रेखाएं होंगी। तो कुछ भी आप पूछे तो आप बता सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताओ। अब देखिए इस आगे वाले 3 को, x² के आगे जो भी है उसको ये मान लीजिए। इसको कैसे लगाते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं, x² के आगे वाला ये मान लेंगे, और फिर x के आगे वाला को क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो b बराबर क्या है, -6 है। और फिर जो एकदम अकेले, देखिए अगर उधर दिया है मान तो इधर ले आएंगे, सब कुछ इधर रहेगा तभी सवाल लगाना है, तो इधर ले आए तो ये हो गया k, और इसी को मान लेंगे c। तो देखिए ये भी c मानेंगे, x² के आगे वाला ये, x के आगे वाला b, और एकदम अकेले जो है जिसके साथ x नहीं है वो c है। अब ये भी c लिख लिए। अब कह रहा है इसके मूल समान है, तो एक बात पहले समझिए आप लोग। देखिए जिसका भी विविधकर आप जानते हैं, विविधकर को d से दर्शाते हैं, d माने होता है, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगर किसी का b² माइनस किसी भी फार्मूले का ये b c निकाल कर उसको इस फार्मूले पर रख दीजिए। अब इसका मान अगर 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आने का मतलब प्लस में आए, तो कह देंगे कि इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। देखिए समान का मतलब क्या होता है, समान माने बराबर। और आप सब जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसके 2 मूल होंगे, 3 घात समीकरण के 3 मूल होंगे, तो 2 घात समीकरण के 2 मूल होंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। कब, देखिए जब b² माइनस 4ac के फार्मूले पर इसका abc रखें और अगर 0 के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। समान माने बराबर होंगे, यानी अगर इसका x का मान निकाला जाए तो 2 मान निकलेगा, दोनों मान समान होगा। कब, जब इस फार्मूले पर रखें और 0 आ जाए। और अगर b² माइनस 4ac पर किसी भी चीज़ को रखें और उसका मान 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आने का मतलब क्या हुआ कि माइनस में माना जाए, और माइनस में माना जाए तो हो जाएगा काल्पनिक मूल, यानी दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। या तो ऐसे बोलिए और या फिर कहिए काल्पनिक मूल, तो आप कुछ भी कह सकते हैं।
तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बी सी लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन खुद बता रहा है, कह रहा है इसके मूल बराबर हैं, इसके मूल समान है। क्वेश्चन खुद से कह रहा है कि भाई इसके मूल समान है, यानी कि भाई क्वेश्चन बता रहा है कि b² - 4ac बराबर 0 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके मूल समान है, यानी क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई इसको अगर b² - 4ac पर रखोगे तो बराबर 0 आएगा, क्योंकि बराबर 0 जब होगा तभी दोनों मूल समान होंगे, तभी दोनों मूल समान होंगे। और दोनों मूल समान खुद से कह रहा है कि दोनों मूल समान है। भाई मैं बता दे रहा हूँ दोनों मूल समान है, तुम्हें ज्ञात नहीं करना है। तो यानी इसके दोनों मूल समान हैं, इसका मतलब इसका b² - 4ac क्या होगा, 0 होगा। अब रख देते हैं मान, b का मान क्या है -6 स्क्वायर की जगह स्क्वायर -4 बीच में गुणा, ये का मान 3 दिया है और c का मान क्या दिया है, k दिया है, बराबर 0। तो -6 का स्क्वायर, अब देखिए माइनस में रहेगा या प्लस में, स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आएगा। -4 × 12 4 × 12 क्या हो गया, अब बराबर 0, -12 के उधर गया तो +12 के हो गया, और इधर क्या है 36 और 12 और k के बीच में गुणा है, 12 इधर आएगा तो 36/12 बराबर k, और 12 × 36 यानी k का मान आ गया 3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, आप लोग इसे ध्यान में रखना है और स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। देखिए जो सबसे आगे लिखा रहे उसको ये मानते हैं 3, और देखिए डी किसको मानते हैं, डी किसको, डी को कहते हैं हम लोग सार्वंतर। सार्वंतर माने सभी के बीच का अंतर। अब बताइए 5 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 7 और 5 के बीच में कितना अंतर है, लेकिन ऐसे नहीं निकाला जाता, कभी कभी ये गलत हो जाता है। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे, हमेशा जो दूसरे नंबर पर होगा उसमें से पहला नंबर वाले को घटाना है, या फिर तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है, या फिर चौथे में से तीसरा घटाना है, हमेशा उल्टा घटाते हैं, एक अंक बढ़ाकर। तो 5 में से 3 घटाइए, आप कितना आएगा, 5 में से 3 घटाइए 2 आ गया। अब 7 में से 5 घटाइए, 7 में से 5 घटाइए फिर 2 आ गया। फिर 9 में से 7 घटाइए, 9 में से 7 घटाइए फिर से 2 आ गया। तो हमेशा 2 आ रहा है ना, यानी कि ये समांतर श्रेणी हमारा क्वेश्चन सही है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये अलग आए, इसमें से इसको घटाने पर कुछ और आया और इसमें से इसको घटाने पर कुछ और आया, या दोनों समान आ गए और इसमें से इसको घटाने पर कुछ और आ गया, तो समझ लीजिए क्वेश्चन ही गलत है, यानी उसे छोड़ देंगे। और अगर ऐसा आ रहा है कि हमेशा बराबर आ रहा है तो उसी को डी मान लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सही है। और जिसके पीछे वहाँ लिखा रहे, वहाँ जिसके पीछे भी वहाँ लिखा रहे 21वां 25वां 26वां, तो उसी को हम लोग यन मानते हैं। यन कितना है 21वां, यानी यन का मान 21 है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है। यानी कि इस लाइन में अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं तो 21वें नंबर पर क्या लिखा रहेगा, वही होता है एन। अब एन का मान निकालना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एन बराबर होता है ये प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा। अब एन हमें ज्ञात करना है, ये का मान दिया है 3 प्लस n - 1। अब एन का मान कितना दिया है 21 - 1 इंटू डी का मान क्या दिया है 2, तो 3 प्लस 21 में से 1 घटेगा 20 बचेगा, और कोष्टक मान होता है गुणा 2, तो हो गया 3 प्लस 20 दूना 40 और आगे मान 43। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक क्वेश्चन और दे देता है, जिसे कह दे कि एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर -4 है। सार्वंतर का मतलब होता है डी, सार्वंतर -4 है, और उसका 10वां पद कितना है, 10वां पद कह रहा है कि -8 है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है और उसका 10वां पद -8 है, तो उसका ये ज्ञात कीजिए, उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए 10वां पद ज्ञात करना है ना, तो आप लोग फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला होता है 10वां पद का फार्मूला होता है, देखिए 10वां पद का फार्मूला होता है ये प्लस 9d, ये होता है। अगर 11वां पद कहता तो ये प्लस 10d, अगर 5वां पद कहता तो ये प्लस 4d। जितना पद कहे यहाँ पर, जितना कहे, जितना लिखा रहे उसी का एक कम करके यहाँ पर लिख देना है, और ये प्लस तो हमेशा रहेगा। कहीं दूसरा पद बताइए तो ये प्लस 1d, तीसरा पद बताइए तो ये प्लस 2d, इस तरह से एक कम करके यहाँ पर लिखेंगे। जितना जयमा पद कहे उसमें से एक कम करके यहाँ पर लिखेंगे और ये प्लस आगे से लगाए रखेंगे। तो देखिए 10वां पद का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस 9d। अब देखिए 10वां पद हमें पहले से दिया है -8, तो 10वां पद की जगह पर -8 लिखिए, बराबर किया बराबर, ये का मान हमें ज्ञात करना है +9, बीच में गुणा है, और डी का मान तो पहले से दिया है -4, तो -8 इधर पहले से है, ये और +9 -4 का गुणा कीजिए, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 9 36 हो गया, और -36 इधर आएगा तो -8 + 36 हो गया बराबर ये, और 36 में से 8 घटा देंगे तो 16 में से 8 गए 8, यानी 28 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि एक चित्र है और इस चित्र में DE समांतर है BC के। आप जानते हैं कि जब भी DE समांतर हो BC के, यानी दो रेखाएं समांतर हो और एक त्रिभुज के अंदर, तो हो जाता क्या है कि ADE, त्रिभुज ADE ये समझ लीजिए समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। आप लोग पढ़े होंगे साल भर, और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो आप जानते हैं कि AD बटा DB ये बराबर होता है AE बटा EC के। और आप लोग जानते हैं कि अगर इसमें से ऊपर वाला गायब करना हो तो -1 कर देंगे, या सॉरी दोनों तरफ प्लस, दोनों तरफ अगर ऊपर वाला गायब करना है तो दोनों तरफ +1 करेंगे, तो एक फार्मूला और बन जाएगा, दोनों तरफ +1 कर दीजिए, क्योंकि समीकरण में दोनों तरफ +1 कर सकते हैं, तो एक नया फार्मूला भी बन जाएगा। वो हो जाएगा कि AB बटा DB बराबर होगा AC बटा EC, ऐसा भी फार्मूला बन जाएगा। तो आप +1 करके देख लेना कि क्या बनता है फार्मूला, और हमें इसी का काम है, तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। अब रख दीजिए मान, तो AD का मान दिया है x बटे DB का मान क्या दिया है x - 2, और बराबर है AE का मान क्या दिया है x + 2,
और नीचे इसी का मान दिया है एक्स माइनस वन। अब आप जानते हैं तिरछा गुणा करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये प्लस बी ये माइनस बी, तो फार्मूला बनता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। और इसका गुणा करें तो एक्स एक्स गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, और फिर देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और माइनस एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4, और हमारा एक्स का मान निकल गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, देखिए कोष्टक में जब भी 2 अंक कॉमा लगा के लिखे रहे तो समझ जाइए कि वो अंक नहीं है, वो एक बिंदु है, वो एक बिंदु है। इस बिंदु को लिखते कैसे हैं, देखिए बिंदु को दर्शाते कैसे हैं, ऐसे बिंदु रख दिया हो गया। और बिंदु को लिखने का तरीका क्या है, तो कोष्टक में 2 अंक लिख दीजिए, ये गणित में बिंदु को लिखने का तरीका होता है। तो 5,0 और माइनस 12,0 ये 2 बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों बिंदुओं को पहले नीचे लिख लीजिए 5,0 और इसको भी नीचे लिखिए -12,0, ठीक है। और पहले वाले को x1 y1 और इसको मानिए x2 y2, हमेशा यही करना है। आगे वाले को x पीछे वाले को y मानना है, बस x1 y1 x2 y2। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तभी सवाल सही रहेगा। और फिर दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, देखिए d मतलब विविध कर तो होता ही है, d का मतलब ये भी होता है और सार्वंतर नहीं है, यहाँ ये दूरी है यार, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर आप चलिए छोड़िए इसी पर लगाइए और मान रखते हैं अब हम लोग। तो मान रखना आप सबके सब जानते हैं, कैसे रखेंगे। x2 का मान क्या है, x2 का मान -12 है, तो -12, फिर माइनस आया फार्मूले से, और x1 का मान क्या है 5 है, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान क्या है 0 है, माइनस की जगह माइनस, और y1 का मान क्या है 0 है, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब देखिए आप लोग 0 0 का स्क्वायर ये तो गायब ही हो गया, खत्म हो गया, और -12 -5 -17 का स्क्वायर कितना होगा, तो 17 का गुणा कीजिए आप लोग, -17 का स्क्वायर हो गया, -17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। अब 289 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 17, और इसके आगे इकाई लिख देंगे, बस हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इसी टाइप का, इसी रेंज का क्वेश्चन है, कहेगा कि 2,5 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी बताओ, तो घबराना नहीं है, 2,5 ऐसे लिख दीजिए, और मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0, और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, x1 y1 x2 y2 मानकर, और फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। और नहीं तो मूल बिंदु जब कहे ना तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए अंडर रूट में, हो जाएगा। और मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करो, y अक्ष पर स्थित एक बिंदु ज्ञात करो जो इससे तथा इससे समदूरस्थ हो, समदूरस्थ माने समान दूरी पर हो। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसको हम 0,y मान लेते हैं। अगर x सच कहता है, यही y की जगह पर अगर क्वेश्चन में x होता तो हम x का 0 मानते, क्योंकि x आगे होता है y पीछे होता है, तो अगर यहाँ पर x होता तो x का 0 मानते, और यहाँ y लिखा है तो इसलिए 0,y मानेंगे, क्योंकि y अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं ना उन सब का निर्देशांक 0,y के रूप का होता है। तो y अक्ष पर का बिंदु मान लेते हैं हम 0,y है। अब हमें करना है कि समदूरस्थ है, मतलब इस y का मान निकालना है, और कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है y अक्ष पर जो बिंदु है भाई वो इससे तथा इससे समदूरस्थ है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 0,y तथा 6,5 के बीच की जो दूरी है ये बराबर किसके हैं, -4,3, 0,y तथा -4,3 के बीच की दूरी के। देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे तथा इससे समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो मान लेते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु 0,y है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0,y इससे भी उतनी ही दूरी पर है जितना इससे दूरी पर है। अब 0,y का मान ही ज्ञात करना है। अब इसको जब लगाएंगे रखकर, तो अब देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग, इसको x1 y1 इसको मान लेंगे x2 y2, इसको x1 y1 इसको मान लेंगे x2 y2, और क्वेश्चन कह रहा है भाई कि बराबर है दोनों, यानी ये इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, यानी ये इससे जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर ये वाला इससे भी है, तो समदूरस्थ है। अब रख दीजिए फार्मूले पर, तो फार्मूला हमारा जानते हैं, दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान क्या है 6 माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 5 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, या अब अंडर रूट में अब y2 माइनस y1 फिर से वही फार्मूला लगाइए, x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 3 माइनस y का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा, अंडर रूट दोनों तरफ से गायब हो गया। अब अंडर रूट दोनों तरफ से गायब हो गया तो बीच वाला जो बचा है उसको हल कीजिए, 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस और 5 का, अब ये माइनस b का होल स्क्वायर के फार्मूले पर खोल दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस y स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 2 पंचे 10y बराबर -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस अब ये भी ये माइनस b के होल स्क्वायर पर खोल दीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ये द्वितीय 6y हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर रहेगा। अब देखिए
तो ये हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया और 10y उधर जाएगा, तो 10y उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में 10y हो गया, और माइनस 6y पहले से था। और इधर 3625 कितना हो गया, तो 6 5 11 के 1 हासिल लिया, 3 2 5 1 6 61 हो गया, और 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए, 10y में से 4y बचा, और 61 में से 25 घटाएंगे, 11 में 5 गए 6, और 5 में से 2 गए 3, 36 हो गया, 4 9 36, y का मान 9 आ गया। ये आंसर हो गया।